दोस्तों, दुनिया में पैसे के पीछे भागने वाले लाखों लोग हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा इतना होता है पैसा कि उससे गिरने में ही जिंदगी निकल जाए। और उन्हीं में से एक था मार्को डी लुका। नाम सुनते ही यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से उसका नाम गूंजता था। दोस्तों, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, कोई ऐसा गैर कानूनी धंधा नहीं था जो मार्को ने न किया हो। पर कहानी उसके क्राइम से नहीं, उसकी बेटी की ठंड से शुरू होती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, एक सर्द रात थी इटली के ट्यूरिन शहर के बाहर उसके फार्म हाउस में। सब लोग आराम कर रहे थे। बर्फ गिर रही थी, तापमान -8 डिग्री पर था। बाहर तो हड्डियां भी जम जाए ऐसी ठंड पड़ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल उतना ही गर्म और लग्जरी था। मार्को की 6 साल की बेटी, जिसका नाम एलिजा होता है, बुखार में तप रही थी। हीटर चल रहे थे, कम्बल ओढ़े हुए थे, दवाइयाँ दी जा चुकी थी, फिर भी वो कांपती जा रही थी। दोस्तों, मार्को से ये देखा नहीं गया और डैडी बहुत ठंड लग रही है, ऐसा उसने बोला। उसने कांपते हुए कहा। मार्को ने अपने आदमियों को बुलाया। हीटर बढ़ाओ, जो करना है करो। आदमी बोले, बॉस सब कुछ कर चुके हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तभी मार्को की नज़र उस सूटकेस पर गई जिसमें 500 यूरो के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। दोस्तों, पूरे 15 करोड़ रुपए थे उसमें। मार्को ने कहा, जला दो इसे। मार्को ने ठंडी आवाज में कहा। उसके बॉडीगार्ड को लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने दोबारा पूछा, कहा ना जला दो सारे पैसे, बेटी को ठंड लग रही है, आग चाहिए उसे। और फिर वो नोटों की गड्डियां बस एक सी स्टील में वो नोटों की गड्डियां एक बड़ी सी स्टील ट्रे में रखी गई और एक के बाद एक जलती चली गई। बेटी के चारों तरफ आग की गर्मी फैली, गर्म हुआ और एलिजा की कांपती हुई सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वहां का मंजर देखकर आसपास खड़े आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि सब जानते थे मार्को पागल नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के लिए सारी दुनिया को जला सकता था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जो आदमी 15 करोड़ रुपए जला सकता है, उसके पास कितनी दौलत हो सकती है। और क्या ये सिर्फ एक बाप का प्यार था या कोई और राज छुपा था। उस रात की आग में मार्को डी लुका, दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 15 करोड़ रुपए के नोट जला देता है। लेकिन जो आग उस रात उसने लगाई थी वो सिर्फ नोटों तक सीमित नहीं थी। वो आग अब उसके चारों तरफ फैलने वाली थी और उसने खुद भी नहीं सोचा था कि इसके पीछे ऐसा तूफान आने वाला है। तो कुछ घंटे बाद मार्को की बेटी एलिजा गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन फार्म हाउस के बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पुलिस नहीं, इंटरपोल। मार्को के लोगों ने आकर बताया, बॉस किसी ने वीडियो बना ली है जब आपने पैसे जलाए थे और वो वीडियो अब वायरल हो गई है। मार्को का चेहरा पल में सख्त हो गया। और कौन था अंदर उस रात? उसने एक एक आदमी को घूरा, सब कांपने लगे। एक गार्ड बोला, बॉस हमें तो लगा बस ठंड में बेटी को बचाना था, लेकिन बाहर लोग पागल हो गए हैं। इंटरपोल, यूरोपियन बैंक सब सवाल कर रहे हैं, ये 15 करोड़ रुपए आखिर आए कहाँ से। दोस्तों, असल में वो जो पैसे जलाए गए थे वो सिर्फ कैश नहीं था, वो उस हफ्ते की एक बहुत बड़ी डील से आया कैश था जो यूरोप के सबसे बड़े हथियार सौदे से जुड़े हुए थे। और उन पैसों पर कई देशों की नज़र भी पड़ी हुई थी। दोस्तों, मार्को को पता था अब अगर एक गलती और हुई तो या तो वो मर जाएगा या फिर उसकी बेटी किसी कांच के पिंजरे में जीने को मजबूर हो जाएगी। वो रात जैसे ही गुजरी, मार्को ने एक फैसला कर लिया। अब हम छिपेंगे नहीं, अब हमला करेंगे। जिसने वीडियो लीक की है, पहले उसे ढूंढो। और फिर शुरू हुआ एक खून से सना खेल, जिसमें सवाल ये नहीं था कि कौन मरेगा, बल्कि सवाल ये था कि कितने मरेंगे। मार्को की बेटी की ठंड मिटाने के लिए जलाए गए 15 करोड़ अब उसके सिर पर मुसीबत बन चुके थे। इंटरपोल पीछे पड़ चुका था, वीडियो लीक हो चुकी थी और अब वो पता लगाने कि उस रात उसके फार्म हाउस में कौन गद्दार था। उसका मिशन दूसरी तरफ वो इंसान
जिसके साथ वो अब सिर्फ काम नहीं कुछ महसूस करने लगी थी। वो अंदर से टूटी, लेकिन उसने फैसला लिया, अगर उसे पकड़ना है तो सबसे पहले मुझे सच्चाई जाननी होगी। और उसी रात एलेना ने मार्को से मिलना तय किया। छुपते छुपाते पुरानी एक फैक्ट्री में दोनों आमने सामने हुए। दोस्तों, अचानक मार्को चौंक जाता है। अच्छा, तुम हो जिसने वीडियो लीक किया है। मार्को ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। एलेना की आंखें नम थी। अगर मेरा मकसद तुम्हें गिरफ्तार करना होता तो आज तक तुम सलाखों के पीछे होते। यहीं से वो उसके करीब आती चली गई और कई दफ़ा दोनों ने रातें भी रंगीन किए। दोस्तों, जब फार्म हाउस में हलचल मची, इंटरपोल एक्टिव हुआ तो एलेना, मैं तो आई हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे अंदर जो इंसान है वो असली है या नकली। मार्को की आंखों में कुछ टूटा और फिर नर्म हुआ। मेरी दुनिया में किसी पर भरोसा करना मौत बुलाने जैसा है, लेकिन अगर कोई है जिस पर मैं मरते दम तक भरोसा कर सकता हूँ तो वो तुम हो। दोनों के बीच एक खामोश सन्नाटा फैला, जिसमें सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और पहली बार एक गैंगस्टर और एक जासूस के बीच मोहब्बत ने दस्तक दी, लेकिन प्यार जितना गहरा था और खतरा भी उतना भी बड़ा था, क्योंकि एलेना नहीं जानती थी कि इंटरपोल के अंदर कोई है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है और उसकी हर चाल पर नज़र गड़ाए हुई है। मार्को और एलेना के बीच प्यार कबूला गया, लेकिन एलेना को नहीं पता कि इंटरपोल के अंदर ही कोई है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, उधर एलिजा की तबीयत अब भी बिगड़ती जा रही थी। एलेना ने मार्को को गले लगाकर कहा, हम ये सब खत्म कर सकते हैं, तुम सब कुछ छोड़ दो एलिजा के लिए, हमारे लिए। मार्को एक पल को चुप रहा। उसकी नज़र एलेना की आंखों में थी, साफ, सीधी और सच्ची। काश ये इतना आसान होता एलेना, उसने धीरे से कहा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ने के लिए सिर्फ दिल नहीं, जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। उसी वक्त एलिजा के डॉक्टर का कॉल आया। हमें आपसे अकेले में बात करनी है मार्को, ये कोई मामूली बुखार नहीं है। मार्को तुरंत उसे लेकर अपनी प्राइवेट लैब पहुंचा। वहां जो डॉक्टर ने बताया उसने उसकी रूह हिला दी। आपकी बेटी एलिजा को एक जेनेटिक वायरस है जो प्राकृतिक नहीं है, किसी ने जानबूझकर उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की है। मार्को ने कहा, क्या मतलब? मार्को दहाड़ा। डॉक्टर बोला, मतलब ये कि आपकी बेटी सिर्फ बीमार नहीं है, आपकी बेटी सिर्फ बीमार नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट है। किसी ने उसके अंदर एक ऐसा वायरस डाला है जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर जला रहा है। अब कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। मार्को को समझ में आ गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसके पैसे जलाना, इंटरपोल को एक्टिव होना, एलिजा की बीमारी, ये सब एक प्लान का हिस्सा था और उस प्लान के पीछे कोई ऐसा था जो बहुत करीबी था। वहीं दूसरी तरफ इंटरपोल हेडक्वार्टर में एलेना अपने सीनियर से बात कर रही थी। मैं नहीं मानती कि मार्को सिर्फ एक क्रिमिनल है, उसके अंदर इंसानियत है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके फ़ोन में एक गुप्त मैसेज आया। यह मैसेज सिर्फ एक इंसान ही भेज सकता है, जूलियन, इंटरपोल का वही अफसर जिसने एलेना को इस मिशन पर भेजा था और जिससे कभी वो प्यार भी किया करती थी। अब एलेना दो रास्तों पर खड़ी थी, एक तरफ उसका पुराना प्यार जो अब उसे धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ वो गैंगस्टर जिससे उसे अब सच्चा प्यार हो गया है। एलेना के हाथ कांपने लगे। जूलियन, वो इंसान जिससे उसने प्यार किया, इंटरपोल में जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, अब वही उसकी जान का दुश्मन बन गया था। उसने फौरन अपनी कार ली और सीधे मार्को के पास पहुंची। हमें बात करनी है अभी, अकेले में। उसकी सांसें तेज थी। मार्को ने कहा, तुम्हारा भी कोई राज छुपा हुआ है क्या एलेना? एलेना की आंखों में आंसू थे पर शब्द मजबूत थे। हाँ है, और आज, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है। एलिजा को जिस वायरस से बीमार किया गया है उसका कोड जूलियन के पास है। मार्को ने एकदम ठंडी आवाज में पूछा, वो तेरा क्या लगता है? एलेना ने सिर झुका लिया। पहले था, पर अब वो सिर्फ एक मिशन है और तुम मेरी सच्चाई हो। उधर जूलियन इंटरपोल के हाई टेक रूम में बैठा था। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। मार्को और एलेना की हर हरकत उस तक पहुंच रही थी।
वो मुस्कुरा रहा था। प्यार में तो सब पागल होते हैं, पर जब गैंगस्टर और एजेंट पागल हो जाए तो क्राइम का खेल और मज़ेदार हो जाता है। दोस्तों, जूलियन ने एक फाइल खोली, प्रोजेक्ट आइस शील्ड। ये वही प्रोजेक्ट था जिसके तहत छोटे बच्चों को वायरस देकर उन पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और एलिजा उस प्रोजेक्ट की पहली और सबसे अहम सब्जेक्ट थी। अब कहानी के दोनों ध्रुव साफ हो चुके थे। मार्को एक बाप था जिसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुनिया से दुश्मनी ली थी, जिससे अब प्यार और सच्चाई दोनों का सामना करना था। दोस्तों, मार्को ने कहा, हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, अब हम हमला करेंगे। और फिर मार्को, एलेना और उसके कुछ भरोसेमंद लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जूलियन को खत्म करने का। उधर एलिजा को एक ग्लास चैम्बर में ऑक्सीजन मास्क के साथ रखा जाता है। उसकी हालत नाजुक है, लेकिन उसके शरीर के अंदर चल रहा वायरस धीरे धीरे एक्टिव होता जा रहा है। मार्को इसकी तरफ देख रहा है और कहता है, बेटा, अब तुझे बचाने के लिए मैं सिर्फ पैसे नहीं, अपने आप को भी जला दूंगा। तो रात 11:15 बज रहे थे। इटली की पहाड़ियों के बीच छुपे उस सीक्रेट लैब की तरफ 3 गाड़ियां बढ़ रही थी। मार्को की बेटी एलिजा की जिंदगी अब कुछ घंटों की मेहमान थी, और जूलियन के पास वायरस इकलौता एंटीकोड था। जो कभी जूलियन से प्यार किया करती थी, आज उसके खिलाफ हथियार लिए खड़ी थी। अगर उसने एंटीकोड नहीं दिया तो? मार्को ने पूछा। एलेना की आंखों में एक ठंडा सा इमोशन था। तो मैं खुद गोली मार दूंगी उसे। मार्को ने उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से एलेना का हाथ थाम लिया। तुम्हारी आंखों में जो आग है वो मेरे अंदर की नफरत को भी जला देती है। तुम्हारी आंखों में जो आग है ना, वो मेरे अंदर की नफरत को भी पिघला देती है। एलेना थोड़ी मुस्कुराई और पहली बार खुद को किसी के हाथों में कमज़ोर महसूस किया। तुम्हें पता है मार्को, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा था एक शैतान है, पर अब लग रहा है मैं खुद उसी शैतान से मोहब्बत कर बैठी हूँ। मार्को ने हल्के से उसका चेहरा छुआ, और अब मैं इस मोहब्बत को अपनी बेटी की सांसों से जोड़ चुका हूँ। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। दोनों के बीच वो एक लंबा और सच्चा किस हुआ। वो ऐसा पल था जिसमें वक्त ठहर गया। मौत पास थी, लेकिन मोहब्बत ने एक बार फिर जीत का दम भरा। अंतिम टकराव। जूलियन का किला। लैब के अंदर पहुंचते ही गोलियां चलने लगी। जूलियन के गार्ड्स एक के बाद एक गिरने लगे। मार्को सीधा अंदर घुसा और जूलियन के गले में बंदूक टिकाई। कोड दे दो, वरना तू भी उस आग में जलेगा जिसमें मैंने 15 करोड़ रुपए जलाए थे। जूलियन हंस पड़ा। बेटी के लिए कितने नीचे गिरोगे मार्को? मार्को की आंखें लाल थी, इतना नीचे कि तेरे जैसे जानवर को भी खत्म कर सकूं। जूलियन ने आखिरी कार्ड खोला। ठीक है, कोड दे देता हूं, लेकिन एलेना को यहीं छोड़कर जाओ। वो अब भी इंटरपोल के लिए काम करती है। एलेना ने गुस्से में कहा, मैं अब किसी सरकार के लिए नहीं हूँ, सिर्फ इंसान के लिए खड़ी हूँ। उसने अपने प्यार को नाम पावर सबसे ऊपर रखा है, और उसने जूलियन को शूट कर दिया। एलिजा को बचा लिया गया। कोड काम कर गया। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। उस छोटे से चेहरे पर फिर से रंग लौट आया। मार्को फूट फूट कर रो पड़ा। तू ठीक है ना बेटा? एलिजा ने मुस्कुरा कर बस इतना कहा। अब ठंड नहीं लग रही है डैडी, अब बस गर्मी है काफ़ी आपकी गोद की कुछ हफ्तों बाद। अब बस गर्मी है आपकी गोद की। तो इसके बाद कुछ हफ्तों बाद मार्को ने अपने सारे गैर कानूनी धंधे छोड़ दिए। उसने दुनिया से गायब होकर एक नई पहचान बनाई, एक शांत पिता और एक सच्चा प्रेमी। समंदर किनारे बने छोटे से घर में मार्को, एलेना और एलिजा तीनों एक नई जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी एक पिता की मोहब्बत इतनी बड़ी होती है कि वो पैसे को आग और प्यार को ईश्वर बना देता है। एक एजेंट की वफादारी सिर्फ देश से नहीं, इंसानियत से भी हो सकती है। और एक बच्ची की मुस्कान किसी भी गैंगस्टर को इंसान में बदल सकती है। दोस्तों, 15 करोड़ की आग ने एक शैतान को इंसान बना दिया, और मोहब्बत ने उसे अमर कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है।
दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं। अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।